मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को क्रिमिनल अपील के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्रिमिनल अपील है क्या और इसकी प्रक्रिया क्या है, इससे क्या स्टेजेज हैं, क्या पैटर्न है, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूँगा। इसमें मैंने डिफरेंट हेड्स में बाँटा हुआ है। पहले तो इसको मैं इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराऊँगा और फिर इसके डिफरेंट अपील मैकेनिज़्म जो हैं दूसरे एक्ट में सभी केस में और सभी एक्ट में एक ही तरह से क्रिमिनल अपील नहीं होता है। कुछ-कुछ अलग-अलग एक्ट्स हैं जिसमें कि क्रिमिनल अपील का तरीका थोड़ा अलग है, सेक्शंस कुछ अलग है। वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। किस-किस केस में अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। ये भी आप लोगों को जानना होगा कि कौन-सा ऐसा केस है जहाँ पर अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। फिर जो है वह आप लोगों को बतलाऊँगा कि लिमिटेशंस जो है क्रिमिनल अपील को फाइल करने की समय सीमा क्या है। ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है क्योंकि समय सीमा निकल जाती है तो ऐसी स्थिति में थोड़ी दिक्कत होती है। फिर मैं आप लोगों को बतलाऊँगा कि एंटाइटलमेंट फॉर अपील क्या है? अपील को कौन लोग कर सकता है? इसको भी जानना आवश्यक होगा। कौन-कौन लोग एंटाइटल्ड हैं करने के, इसमें बाद में एडिशन क्या-क्या हुआ, इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। और फिर है कि प्लीडिंग्स जो है, अपील की प्लीडिंग्स उसकी तैयारी कैसे करनी है? फाइलिंग कैसे करनी है, बहस कैसे करना है। ऐसे आर्गुमेंट में मैंने आप लोगों को बतलाया था लेकिन फिर भी मैं अभी इस पर भी थोड़ी चर्चा करूँगा। फिर है कंटेंट ऑफ द प्लीडिंग क्या होगा, इसकी चर्चा भी मैं करूँगा और इसके साथ-साथ आईए जो है इसमें क्यों लगाने की आवश्यकता है अपील के केस में। आईए क्यों लगाया जाता है, किस ढंग से वहाँ पर बेल को लेना पड़ता है और सस्पेंड कराना पड़ता है कन्विक्शन जो सेंटेंस है उसको, इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट पे फाइलिंग ऑफ अपील है सिंगल बेंच में, वह कैसे होती है, डिविजनल बेंच की कैसे होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या प्रावधान है क्रिमिनल अपील का। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आज मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मित्रों की अपील की बात करूँ, अपील है क्या? तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिमिनल अपील जो है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है किसी केस का। मतलब कहने का अर्थ यह है यदि आपके साथ कहीं पर इनजस्टिस हुई हो, लगता है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ठीक है? तब ऐसी स्थिति में आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं उस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जो हुआ है उसके खिलाफ में। कोई भी गलत डिसीजन आ गया हो तो उस गलत डिसीजन को आप कैसे चेंज करवा सकते हैं, इसकी बात अपील में की गई है। यह व्यक्ति का राइट है। ये नहीं कहा जा सकता है कि डिस्क्रिशनरी पावर है। और अपील को एडमिट करना बिल्कुल मैंडेटरी है किसी भी कोर्ट के लिए। जैसे क्रिमिनल रिवीजन में थोड़ा डिस्क्रिशन है, वो क्रिमिनल रिवीजन को एडमिट करे न करे, लेकिन क्रिमिनल अपील में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है क्रिमिनल अपील को एडमिट करना। रिजल्ट जो है उससे कोई मतलब नहीं। अब है कि जो क्रिमिनल अपील की जो हायरार्की है उसको आपको थोड़ा सा जानना होगा। जैसे मैं लोअर कोर्ट की बात करता हूँ, मैं लोअर कोर्ट में एक तो मजिस्ट्रेट कोर्ट है और दूसरा सेशन कोर्ट है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट यदि कोई निर्णय देता है तो उसकी अपील कहाँ होती है? सेशन में होती है। तो वहां पर एक हायरार्की है, मजिस्ट्रेट कोर्ट और दूसरा सेशन कोर्ट। कि मजिस्ट्रेट कोर्ट कोई भी निर्णय दिया तो आप कहाँ जाएंगे? आप सेशन कोर्ट में जाएंगे। सेशन कोर्ट कोई निर्णय दिया तब आप कहाँ जाएंगे? तब आप हाई कोर्ट में जाएंगे। और हाई कोर्ट में दो बेंच, एक है सिंगल बेंच और दूसरा है डिविजनल बेंच। यदि 10 साल तक की सजा है तब आप सिंगल बेंच में फाइल करेंगे। तो सिंगल बेंच में जब आप फाइल करेंगे तो आप कितनी कॉपी फाइल करेंगे वहां पर? आप एक कॉपी को फाइल करेंगे। एक कॉपी तो आप देंगे प्रोसिक्यूशन को और एक कॉपी जो है वो कोर्ट में फाइल होगा, ठीक है ना? एक कॉपी तो निश्चित रूप से आपकी कॉपी होगी, तो 3 कॉपियां बनेगी। लेकिन डिविजनल बेंच में फाइल करना है तो 2 जज का बेंच होता है, तो वहां पर तो 2 कॉपी तो वहां के लिए ही हो गई। एक कॉपी आपका जो है वो एक कॉपी जो आपकी हो गई प्रोसिक्यूशन के लिए और एक कॉपी आपके लिए, तो वहां पर 4 कॉपी आपको बनानी होती है। तो यह तो हुआ आपका सिंगल बेंच और डिविजनल बेंच का। दूसरा है कि अपील जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, वहां पर यदि डिविजनल बेंच में फाइल करते हैं तो वहां भी आपको 2 कॉपी फाइल करनी, और सिंगल बेंच में फाइल करते हैं तो वहां पर आपको एक कॉपी फाइल करनी होती है, और जो स्टेट को देना होता है, प्रोसिक्यूशन को देना होता है, वह तो कॉपी अलग हुई। तो यह तो हुआ एक पैटर्न, जिस पैटर्न पर आप अपील को फाइल करते हैं और अपील की जो कॉपी आप बनाते हैं, जो फाइल आप बनाते हैं, तो ये हुआ। अब है कि किस किस केस में कौन कौन से एक्ट हैं
जहां पर यह आर्टिकल 372 से लेकर 394 तक जो अपील फाइल करने की बात है वह नहीं होती है। कौन कौन से वह एक्ट है? तो सबसे पहला एक्ट क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट 2008। उसमें एक मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। सेक्शन 21 के तहत उसमें जो है वो अपील का प्रावधान किया गया है। जैसे और सारे क्रिमिनल केस में अदर देन एनआईए और दूसरा दो और भी है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं अभी, तो बाकी ऐसे क्रिमिनल केस हैं जो सामान्य ट्रेडिशनल क्रिमिनल केस हैं, वहां पर आप सेक्शन 372 से लेकर 394 तक में यह प्रोविजन किया गया है। लेकिन एनआईए एक्ट में जो है वो सेक्शन 21 है जिसके तहत आप अपील को फाइल कर सकते हैं। और आपको यह मेंशन करना होता है, जब आप अपील की ड्राफ्टिंग करते हैं तो आपको यह मेंशन करना होता है कि किस सेक्शन के तहत आपने अपील को फाइल किया है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहां पर डिफेक्ट लग जाएगा। दूसरा है आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967। इसमें भी आपका सेक्शन 28 है जिसके तहत आपको अपील फाइल करना है। यहाँ भी जब आप ड्राफ्ट करते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट में, तो वहां पर भी आपको अंडर सेक्शन 21 को डालना होता है। जहां पर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो शुरू में ही इन द मैटर ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, इसको आपको डालना होता है, अदरवाइज इसमें डिफेक्ट लग जाएगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की जब बात करते हैं, जब जुवेनाइल का कोई अपील आता है तब ऐसी स्थिति में उसमें सेक्शन 101 है जिसके तहत अपील को फाइल किया जाता है। तो यह तो डिफरेंट मैकेनिज्म है कुछ कुछ अलग अलग एक्ट के लिए, तो यह आपको जानना जरूरी है। अदरवाइज आप फाइल करेंगे और फाइल जो है आपका लटका रह जाएगा, डिफेक्ट में जाएगा और डिफेक्ट नहीं रिमूव किया तो वह लटका रह जाएगा फाइल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब कि किस किस केस में अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। मैंने आप लोगों को यह बतलाया था प्लीड बार्गेनिंग कि प्लीड बार्गेनिंग क्या होता है। सेक्शन 265G में प्लीड बार्गेनिंग की बात कही गई है। तो प्लीड बार्गेनिंग के तहत यदि कोई फैसला दिया गया है किसी कोर्ट के द्वारा, तब ऐसी स्थिति में वह वहां पर अपील मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये बात लॉयर है तो ये क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक भी है कि सर यदि मान लीजिए प्लीड बार्गेनिंग के दौरान फैसला हो गया और हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने लगा कि हमारे से यह गलती हो गई है, हम लोग को प्लीड बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, तो अब उसकी रेमेडी क्या है? अपील में तो आप जा नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी रेमेडी है और यही वकालत है। वकालत में एक बात को और भी बतला दूं कि हर जगह पर कुछ ना कुछ स्कोप है, आपको सिर्फ लगे रहने की आवश्यकता है। आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहना है और प्रोविजंस को देखते रहना है। तो प्रोविजन है, वो क्या है? आपको हाई कोर्ट में यदि फाइल करना है तो रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये ग्राउंड ले सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने प्लीड बार्गेनिंग की वह कहीं पर से दबाव था, कुछ था, तो यहाँ पर रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। इसकी इसकी छूट आपको है। और फिर आप 136 के तहत आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी भी फाइल कर सकते हैं प्लीड बार्गेनिंग के केस में। तो प्लीड बार्गेनिंग के केस में अपील तो मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन रिट मेंटेनेबल है और रिट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मेक इट ए पॉइंट, रिट जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, और एसएलपी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। तो आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं। अपील होता तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता ना, लेकिन आप यहाँ पर क्या जा रहे हैं? आप बिल्कुल नए सिरे से चीजों को लेकर जा रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन वही है, लेकिन इसको बहुत दूसरे तरीके से, नए तरीके से लेकर आप जा रहे हैं। ठीक है, तो यह वहां पर जाकर आप इसको फाइल कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि आपने प्लीड गिल्टी कर लिया तब भी वह मेंटेनेबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि यदि आपने प्लीड गिल्टी कर लिया तो वह भी मेंटेनेबल नहीं है। में बतलाया था कि आप प्लीड गिल्टी नहीं करेंगे। प्लीड बार्गेनिंग तो फिर भी कर सकते हैं, यदि दो लोगों के बीच में समझौता का मामला है तो प्लीड बार्गेनिंग फिर भी हो सकती है। ये प्लीड गिल्टी के बारे में मैंने बिल्कुल आप लोगों को मना किया था कि प्लीड गिल्टी करते हैं तो आप अपना हाथ काट लेते हैं। कैसे काट लेते हैं मैंने बतलाया था, क्योंकि पूरे ट्रायल के दौरान कभी भी कोई वैसा एविडेंस आ सकता है जो कि आपके क्लाइंट को रिहा करा सकता है, उसके फायदे में हो सकती है। लेकिन प्लीड गिल्टी यदि कर लिया तो ऐसी स्थिति में वह संभावना आप खत्म कर देते हैं।
तो एक वकालत के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ही गलत है। क्लाइंट के दृष्टिकोण से अपना जो क्लाइंट यदि सोच रहा हो कि हमको परेशान नहीं होना है और हमको प्लीड गिल्टी कर लेनी है, जो सजा मिलना है मिलना है, वो डिस्परेट मान लीजिए है, तब तो समझ में आता है। या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में उसने प्लीड गिल्टी किया है, जो कि यदि कोर्ट को पता चल गया कि इन्फ्लुएंस में किया है, तो ऐसी स्थिति में प्लीड गिल्टी को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। लेकिन वकालत के दृष्टिकोण से यदि आप देखिए तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये गलत प्रैक्टिस है। प्लीड गिल्टी का प्रोविजन किया गया है कि कोर्ट के ऊपर जो इतना ज्यादा लोड है, उस लोड को कम करने के लिए, कि जो ट्रायल केस में इतना समय जाता है, केस पेंडिंग रह जाते हैं, उसको कम करने के लिए। लेकिन वकालत के दृष्टिकोण से, आपके प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से और आपके अर्निंग के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से, और एक क्लाइंट के दृष्टिकोण से भी, यदि आप क्लाइंट के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो आप जहां पर रिहा करा सकते हैं, कहीं कहीं पर कुछ एविडेंस को लाकर, उस दृष्टिकोण से भी ये गलत है। तो ये तीनों ही परिस्थिति में यह गलत है। एक तो आपके वकालत के दृष्टिकोण से, दूसरा आपके कमाई के दृष्टिकोण से, और दूसरा क्लाइंट के दृष्टिकोण से। तीनों दृष्टिकोण से गलत है। इसीलिए यहाँ पर अपील जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। तीसरा है जो बहुत छोटे छोटे केस यहाँ पर है, जो बहुत पेटी केसेस है। पेटी केसेस में जिसमें कि इसमें 6 मंथ तक की सजा जिसमें है, अप टू 6 मंथ, वहां पर यदि 6 महीने तक की सजा होती है तो आप अपील में नहीं जा सकते। या फिर फाइन है 1000 रुपए तक का ही, तो वहां पर भी आप जो है वो नहीं जा सकते हैं अपील में। सामान्यतः यह समरी ट्रायल के केस में ऐसा होता है। तो यह तो लिमिटेशंस है। तो इस लिमिटेशंस की बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्लीड बार्गेनिंग कर लिया और उसके बाद आपके पास वो पहुंचा और पहुंचकर वह बोला कि सर इसकी अपील कर दीजिए, तो आपको प्रोविजन तो पता होना चाहिए ना। यदि आप सीधे अपील में चले जाते हैं, बाद में क्लाइंट को पता चलता है कि भाई यह तो मेंटेनेबल ही नहीं है, अपीलेबल मैटर नहीं है, तो आपका रिपोर्टेशन क्या होगा? एज ए लॉयर आपका रिपोर्टेशन खराब होगा ना। इस बात को तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपने रिपोर्टेशन को बचाना है, क्योंकि वकील की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? वकील की सबसे बड़ी पूंजी उसका रिपोर्टेशन है। यदि उसका रिपोर्टेशन खत्म हो गया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसकी वकालत तो बैठ जाएगी। सारा कुछ तो रिपोर्टेशन का खेल है ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रोविजन को जानना है, जिससे कि क्लाइंट को आप ये बता सके कि यह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए क्लाइंट, हो सकता है क्लाइंट आपके पास से चला जाए, उसे लगेगा कि आप गलत बता रहे हैं, लेकिन जब दूसरे वकील के पास वो जाएगा और वो फाइल कर देंगे और डिसमिस हो जाएगा तुरंत ही, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर वो लौट के आपके पास आएगा। मैंने आप लोगों को अपने शुरुआती क्लास में बतलाया था कि क्लाइंट को मिसलीड नहीं करना है और क्लाइंट के सामने गलत बयानी नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को एक मूल मंत्र दिया था वकालत का। ठीक है, इस बात को तो आप गांठ बांध ले थ्रू आउट अपने प्रैक्टिस। ठीक है, तभी आप सफल वकील बन सकते हैं, राइट। यदि आपने इस बात को गांठ नहीं बांधा, तो ऐसी स्थिति में आप टेम्पररी गेन के लिए यदि जाते हैं, कुछ फी मिल जाता है तत्काल में, तो फिर आपके ग्रो करने की संभावना जो खत्म हो जाती है। इसके बाद जो क्लाइंट जब आपके पास आएगा, तो वो परमानेंट क्लाइंट आपका होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, इसलिए प्रोविजन को जानना जरूरी है कि कौन सा है केस जिसमें कि अपील फाइल हो सकता है और कौन सा जो है उसमें अपील फाइल नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपके पास कोई केस आया और वो मर्डर केस है, जिसमें उसको कन्विक्शन लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो गई है, और बोला कि सर इसका आप अपील कर दीजिए, तो वो अपील फाइल करने की समय सीमा भी है ना। यदि लाइफ कन्विक्शन है या मृत्यु दंड है, तब ऐसी स्थिति में अपील की समय सीमा 30 दिनों तक है। हाई कोर्ट में आप 30 दिनों तक फाइल कर सकते हैं। अदर देन दिस आपके पास समय है 60 दिनों का। ठीक है ना। लेकिन जहां पर आप एक्विटल अपील में जाते हैं, एक्विटल अपील क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति का को एक्विट कर दिया गया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है और आप उसमें अपील में जाते हैं, तो उसमें 90 दिनों का समय है। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि सर मेरे पास तो वो आदमी ही लेट से आया। ठीक है ना, मेरे पास जो आदमी था वही लेट से आया और हमको तो समय ही नहीं मिला, मैं तो समय पर ड्राफ्ट कर ही नहीं पाया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब आप उसको कंडोन करा सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट में उसका ही प्रोविजन किया गया है। आप कंडोन पिटीशन, ठीक है ना, कंडोन करने का पिटीशन आप डाल दें और उसका रीजन दे दें, स्पेसिफिक रीजन दे दें
कि क्यों, यदि यदि वैलिड रीजन है तो कोर्ट उसको मानेगा, और मानेगा तो आपको वो एग्जेम्प्ट कर देगा कि ठीक है, टाइम लिमिट क्रॉस कर गया है तो आप इसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बोलूँ, इस ढंग की प्रैक्टिस को आप नहीं अपनाइए तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके वकालत के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। और समय सीमा के अंदर आप केस को फाइल कर दीजिए। एक चीज आपको मैं बता दूं, कितना भी केस का लोड हो, तो केस का लोड कब होता है? जब आप बेहतर काम करते हैं, जब समयबद्ध काम को करते हैं। तो कितना भी केस का लोड हो, समय आराम से सभी केस के लिए निकलता है और समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए निकलता है। यदि आप समयबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपको लगेगा कि केस का लोड ही नहीं है ज्यादा। देखिए, समयबद्ध तरीके से नहीं काम करेंगे तो पेंडिंग तो लगा रहेगा। एक तो आप वकालत करने जा रहे हैं, तो प्रोफेशन तो आपका है जहां पर आपको सीरियसली काम करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ को एंजॉय भी आपको लाइफ का करना है ना, लाइफ को लीड भी करनी है ना। नहीं तो आप पैसा कमा कर क्या करिएगा? और आप यदि बिल्कुल अस्त व्यस्त रहेंगे, अपने रूटीन को नहीं बनाएंगे, समय सीमा को नहीं फॉलो करेंगे, तो आप फिर न तो आप ढंग से वकालत कर सकते हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और न ही ढंग से पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए उस प्रैक्टिस को कभी भी मत अपनाइए, और समय सीमा, जो लिमिटेशन एक्ट में जो समय सीमा दी गई है, उस पर आप केस को फाइल करिए। आप कंडोन कराने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना? कभी भी कंडोन कराने के चक्कर में मत रहिए, एक गलत प्रैक्टिस है। उसमें समय, एनर्जी, एक अलग से ड्राफ्टिंग उसकी करनी पड़ती है, और समय और एनर्जी दोनों जाता है, ठीक है ना? स्टाम्प फी भी जाता है। मजबूरी कहीं पर यदि हो तो कोई बात नहीं, तो वहां पर आप कंडोन करा सकते हैं, और कंडोन कराकर उस प्रोविजन का फायदा ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूं कि अपील कौन कौन फाइल कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि मैं जब एग्रीव्ड की बात कर रहा था पहले, लगातार मैंने कंप्लेन केस में और सारे केस में बात की, तो एग्रीव्ड कौन है? विक्टिम। लेकिन सजा किसको हो रही है? जो एक्यूज्ड है, ठीक है ना? विक्टिम जो है वह सजा दिलवाने का काम कर रहा है, वो स्टेट जो प्रोसिक्यूशन है सजा दिलाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन है सफरर? एक्यूज है, क्योंकि सजा उससे हो गई है। सही हुआ गलत हुआ, यह मेरा मुद्दा नहीं। जब हम अपील में जा रहे हैं तो मानकर चल रहे हैं गलत हुआ है। जब हम कंप्लेन केस फाइल किया विक्टिम की तरफ से, तो हम ये मानकर चल रहे हैं उसके तरफ से गलत हुआ, एक्यूज ने गलत किया है, ठीक है ना? यहाँ पर यह एग्रीव्ड है। लेकिन जब हम एक्यूज की तरफ से केस लड़ रहे हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक्यूज मेरा सही है, जो कन्विक्ट है वह सही है, और उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। यहाँ पर हमको हमको यह जज नहीं करना है कि वो जो विक्टिम है वह कौन है। जब एक्यूज मेरे पास आया तो एक्यूज को ही मानकर चलेंगे कि वो सफरर है, उसको हमको बचाना है, क्योंकि आपका काम है बचाना। इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं राम जेठमलानी का एक रेफरेंस आपको देना चाहूंगा। तो हाजी मस्तान का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा स्मगलर था वो, ठीक है ना? सोने का स्मगलर। और राम जेठमलानी उसका केस लड़ते थे। राम जेठमलानी ने आसाराम बापू का भी केस लड़ा हुआ है, चारा घोटाले में फंसे हुए लालू यादव का भी लड़ा हुआ है, इन सब का केस लड़ा हुआ है। तो जब राम जेठमलानी से पूछा गया कि आप इतने नामी लॉयर हैं, नहीं आपको पैसे की भी कमी नहीं है, तो फिर आप ऐसे ऐसे लोगों का केस क्यों लेते हैं जो चोर उचक्के हैं? तो उनका एक ही जवाब था, मेरे लिए क्लाइंट सभी क्लाइंट है, और जब वो मेरे पास आता है तो मैं मानकर चलता हूँ कि वह सफरर है और मुझे उससे बचाना है। यदि मैं यह मानकर चलूं कि नहीं, यह वह व्यक्ति गलत है, यह व्यक्ति सही है, तो फिर मैं वकालत नहीं कर सकता हूँ। जो व्यक्ति मेरे पास आया है मैं मानकर चल रहा हूँ कि वह सफरर है, और उसको बचाना मेरा काम है। वो क्रिमिनल है कि वो सही है या गलत है, ये जज करना मेरा काम नहीं है, जज करना कोर्ट का काम है। मेरा काम है प्लीड करना, और मैं सिर्फ वही कर, मैं अपने काम को कर रहा हूँ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको सही और गलत का फैसला नहीं लेना है। आपके पास केस आया तो जो व्यक्ति केस लेकर आया आप मानकर चलिए कि वो सही व्यक्ति है, और वह सफरर है, आपको उसको बचाना है। चाहे वह विक्टिम हो तब, चाहे वह एक्यूज हो तब। जब विक्टिम हो तो उसके लिए अलग तरीके से आपको सोचना है, और जब एक्यूज हो तो उसको अलग तरीके से सोचना है। लेकिन सोचने का फिर तरीका एक होगा कॉमन, वो होगा आपको बचाना है, ठीक है? तो ट्रायल में भी यही करना है आपको, और अपील में तो बिल्कुल ही बिल्कुल करना है। तो पहला तो हुआ कौन? एक्यूज, जिसको कि सजा हुई है, वो सजा कम कराने के लिए, सजा खत्म करने के लिए अपील करेगा।
अब है कि मान लीजिए उसको सजा कम हुई है, एक्यूज को सजा कम हुई है प्रोसिक्यूशन के दृष्टिकोण से, या फिर उसका एक्यूटल हो गया है, तब ऐसी स्थिति में कौन अपील में जाएगा उसके खिलाफ में? मैंने आप लोगों को बतलाया था कि ये स्टेट जो है वो विक्टिम की तरफ से केस लड़ता है, तो स्टेट जो है वह जाएगा। लेकिन होता क्या रहा है शुरू से कि स्टेट कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता रहा। तो जो एग्रिप्ड है, जो विक्टिम है, वो एग्रिप्ड जो है, ठीक है, मैं यहाँ पर विक्टिम की बात जब कर रहा हूँ तो यहाँ विक्टिम को एग्रीव्ड की बात कर रहा हूँ। तो विक्टिम जो एग्रीव्ड है उसको लगता है कि भाई स्टेट ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं और मुझे तो कोई राइट ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति तो छूट कर बाहर आ गया, प्रोसिक्यूशन ने ठीक से केस लड़ा नहीं और वो उसको एक्विटल हो गया। तो 2009 में अमेंडमेंट लाया गया सीआरपीसी में। सीआरपीसी में मेजर अमेंडमेंट आया है जिसको कि मिनी सीआरपीसी के नाम से जानते हैं 2009 में। उसमें अमेंडमेंट लाया गया जिसमें विक्टिम और कंप्लेनेंट को भी एक्विटल अपील के खिलाफ या जजमेंट के खिलाफ अपील करने का अधिकार दे दिया गया। 2009 के पहले अधिकार नहीं था। तो आप जब अपील में जाते हैं तो अब मानकर चलिए आप कि आपको यह नहीं समझना है कि स्टेट ही अपील करेगा। विक्टिम यदि आपके पास आता है तो आप विक्टिम की तरफ से भी अपील फाइल कर सकते हैं। कंप्लेनेंट जो कंप्लेन केस में कंप्लेनेंट आता है तो उसके तरफ से भी आप अपील को फाइल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे प्रोविजन 2009 में किए गए हैं और ये प्रोविजन किया गया जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस आए और उसको आधार बनाकर बाद में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो अब विक्टिम को भी राइट है और कंप्लेनेंट को भी राइट है 2009 के बाद। अब जब अपील फाइल करने की बात आती है किसने कौन किसके तरफ से फाइल करना है, तो अब आती है प्लीडिंग्स की बात। मैं सिलसिलेवार पूरे अपील की चर्चा कर रहा हूँ आपको, जिससे ही कहीं कंफ्यूजन ना हो और आप ये जान सके चीजों को कि कैसे कौन कौन सा स्टेप आपको लेना है और क्या क्या लेना है। तो जब वो अपील की प्लीडिंग्स को कैसे तैयार करना है, ठीक है ना। अब प्लीडिंग्स जो है वो प्लीडिंग्स का प्रिपरेशन ऑफ प्लीडिंग्स कैसे होगी ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपील की प्लीडिंग्स जरा भी गड़बड़ी हुई तो आपके साथ जाएंगे, क्योंकि अपील जो है वो फिर बहुत सीरियस मैटर होता है, वो बेल मैटर नहीं है, ठीक है ना, ट्रायल का मैटर नहीं है जिसमें कि आपको प्लीडिंग्स को सुधारने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर वो मौका नहीं है आपके पास। आप कैसे तैयार करेंगे? आप दो पार्ट है, पहले इसको आप जान लें। एक तो है कि प्लीडिंग्स जिसमें कि पिटीशन है, अपील का पिटीशन है और उसके साथ अफिडेविट। एफिडेविट कौन कर रहा है? वह जो व्यक्ति फाइल कर रहा है उसके तरफ से कोई एफिडेविट पर साइन करता है, उसके रिश्तेदार हों मित्र हों वो जो साइन करते हैं और वह ये ओथ लेकर यह गारंटी लेते हैं कि जो प्लीडिंग्स में जो कुछ है, ठीक है ना, जो ड्राफ्टिंग में जो कुछ है वह उसको मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है और मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, ये ओथ लेकर। क्योंकि आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए बिना ओथ के कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं होता है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। अब दूसरा पार्ट जो है वो है वकालतनामा। इसके बाद जो है वो वकालतनामा को भी ढंग से भरने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको अथॉरिटी दे रहा है फाइल करने का। वकालतनामा जो है क्या, वो पावर ऑफ अटर्नी है और वह आपको अथॉरिटी दे रहा है कि आप अपील को फाइल करिए, ये क्लाइंट आपको ये अधिकार दिया है। अब क्लाइंट मान लीजिए जेल में है तो वकालतनामा कैसे आएगा? ये जेल अथॉरिटी के थ्रू वह भेजेगा अपना वकालतनामा और जेल अथॉरिटी के थ्रू ही वो आपके पास वकालतनामा आएगा और तब आपको अथॉरिटी मिलेगी। तो आपके पास कोई अपील यदि आता है तो आप वकालतनामा अपना निकालिए कंप्यूटर से या फिर कोर्ट से लीजिए और क्लाइंट के रिलेटिव को बोलिए कि जाइए साइन करवा कर लाइए। क्लाइंट क्या करेगा? भेज देगा जेल अथॉरिटी के पास, जेल अथॉरिटी साइन करवा कर आपके पास वो भेज देगा। यहाँ पर जेल अथॉरिटी नानुको नहीं कर सकता है क्योंकि वो अपील फाइल करना उसका राइट है और जेल अथॉरिटी इसमें कोई भी हील हुज्जत कर ही नहीं सकता है। ठीक है, मेक इट ए पॉइंट, क्लियर है? अब इसके बाद जो लगता है तीसरा उसमें वह सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर।
तीन ही चीज उसमें लगानी है। एक तो है कि आपकी जो प्लीडिंग है, जो पिटीशन है, दूसरा है आपका एफिडेविट है, प्लीडिंग विद एफिडेविट एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका इम्प्यून्ड ऑर्डर जो जजमेंट है, और तीसरा पार्ट क्या है आपका वकालतनामा। वकालतनामा सबसे नीचे में रहता है। अब इस ढंग से आप उसको फाइल करते हैं। अब पिटीशन में क्या क्या आप डाल रहे हैं, पिटीशन में किस ढंग से पिटीशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं, क्या हेड है, इसको आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला क्या है आपका फैक्ट्स ऑफ द केस, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को लेते हुए आपको फैक्ट्स ऑफ द केस को सबसे पहले इलुसिडेट करना है, ठीक है ना, उसको जो है एक्सप्लेन करना है, और अदर एक्सप्लेन नहीं, उसको कहिए कि सिर्फ वर्णन कर देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात नहीं, जो घटना घटी है वो जो फैक्ट्स है केस में, और जो आपने लोअर कोर्ट में जो फाइल किया है उस वही फैक्ट्स को। अब दूसरा क्या है कि उसका जो कंटेंट ऑफ ऑर्डर शीट, ऑर्डर शीट किसको हम कहते हैं, लोअर कोर्ट में जो डे टू डे प्रोसीडिंग होती है उसको हम ऑर्डर शीट कहते हैं। तो अब उसमें क्या क्या आपको लेना है, उसमें आपको लेना है जो डिपोजिशन है उसको लेना है आपको। अब हूबहू डिपोजिशन को क्यों लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि डिपोजिशन को यदि सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया गया, डिपोजिशन को यदि सही ढंग से जजमेंट में इंटरप्रेट नहीं किया गया, और जो एविडेंस है उस एविडेंस को जो आपने एड्यूस किया है उसको उसने सही ढंग से इवेलुएट नहीं किया और जजमेंट आपके खिलाफ में आ गया, तब ऐसी स्थिति में आपको जो विटनेस का डिपोजिशन है वो आपको लेना जरूरी है, और साथ ही साथ जो एविडेंसेस आपने एड्यूस किया है उसको भी लेना जरूरी है। वो आपके प्लीडिंग का पार्ट होगा, कंटेंट का पार्ट होगा, ठीक है। और तब जब आप इसको लेते हैं तो आप इसके साथ एनालाइज भी करते चलते हैं। जब आप इसको लेते हैं तो आप ये जानकर चलिए कि आप इसको एनालाइज भी कर कर चलते हैं कि जजमेंट में जो दिया गया है, जजमेंट का जो पैरा यह पैरा है, उसमें यह सारे जो एविडेंस हैं उसको एनालाइज नहीं किया गया है। पर्पस इसका यहाँ पर है। तो दूसरा है कि जो डिपोजिशन आपने लिया है उसमें कभी कभी होता क्या है, जो हॉस्टाइल हो जाते हैं, हॉस्टाइल विटनेस किसको कहते हैं, जिसने कि पहले तो आपके खिलाफ में गवाही दिया और बाद में जाकर वो एब्सटेन कर गया, वो बोला कि नहीं मुझे आना ही नहीं है, या फिर वो अपने बयान से मुकर गया, उसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। तो हॉस्टाइल विटनेस तो एक्यूज के पक्ष में है, लेकिन उसको कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं किया, हॉस्टाइल विटनेस को कंसीडर ही नहीं किया और उसको पूरे जजमेंट में माइनस कर दिया और वह जो है जजमेंट दे दिया, क्योंकि यदि उसको कहीं पर जजमेंट देना है आपके खिलाफ में तो इस सारी चीजों को वह ग्राउंड बनाता है कोर्ट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं कमियों को आपको निकालना है। क्या आपको बताना है कि क्या मैंने एविडेंस एड्यूस किया, क्या डिपोजिशन हुआ और आपने डिसीजन क्या दिया, क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि आप जब अपर कोर्ट में जा रहे हैं तो डिस्क्रिपेंसी तो आपको दिखानी होगी ना। यदि डिस्क्रिपेंसी आप नहीं दिखाएंगे तो आपको फेवर कैसे मिलेगा, फेवर तो फिर मिलेगा नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको डिस्क्रिपेंसी जो है वो दिखानी है, और डिस्क्रिपेंसी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा ऑर्डर शीट आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डायरी की कॉपी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो एफआईआर हुआ है या कंप्लेन केस हुआ उसकी पूरी कॉपी आपको पढ़नी पड़ेगी और जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए आप ये जानकर चलिए कि बेल की फी आप 25,000 ले रहे हैं तो अपील की फी 75,000 रुपये होती है। सामान्य कंप्लेन केस में यदि 25,000 ले रहे हैं तो फिर आप अपील में आपकी 75,000 सीधे हो जाती है, क्योंकि उसका मेहनत, उसकी ड्राफ्टिंग सब कुछ अलग है। वहां पर आप क्या फी लेंगे, क्योंकि आप लोग अभी नए वकील हैं, इसको आप लोग खुद ही उसको जज करिएगा। अभी मैं उस पर ज्यादा आपको यह नहीं कह सकता हूँ कि आप इतना ही फी लीजिए, क्योंकि आपको वकालत को अपना जमाना है, या मैं कह दूं कि इतना ही फी लीजिए और वकील केस ही नहीं आए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आप कभी न आपके पास काम आएगा ना आप काम कर पाइएगा, क्योंकि नए वकील को तो विश्वास जमाना मुश्किल होता है। मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे मेरे एक मित्र थे, शुरू में उन्होंने कहा था कि भाई अपने मित्रों को, सारे लोगों को जो परिचित थे, रिश्तेदार थे, कि भाई पैसा दो या मत दो, केस हमको दो। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि भाई चलो केस तो मेरा कर दे रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है, और कुछ ना कुछ पैसा तो वो देते ही थे लोग। बाद में स्थिति यह हो गई कि उसके पास इतने केस का भीड़ लग गया और वह भीड़ को देखकर वो रिलीफ भी उसको मिलने लगा, और उसकी फी जो है अचानक बहुत बढ़ा दी उसने, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, केस को लौटाने लगा। तो शुरू में आप फ्री में करते भी हैं
तो बाद में जाकर उसका फायदा आपको मिलता है। तो प्रो बोनो भी यदि आप करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक इसके बाद आपको जो डिस्क्रिपेंसी है उसकी भी चर्चा आपको करनी है, ठीक है ना। जब डिस्क्रिपेंसी की चर्चा आप करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे ना कि जजमेंट गलत है, क्योंकि आप जजमेंट के खिलाफ में ही तो जा रहे हैं अपील में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डिस्क्रिपेंसी को आपको उसमें डालना है और उसके बाद आपको लॉ पॉइंट को डालना है। कहाँ पर लॉ पॉइंट को नहीं लिया गया है, कहाँ पर चूक हुई है, इस बात को आप जो अपीलेट जज है उसके ध्यान में लाना है और इस ढंग से आपको जजमेंट तैयार करना है। और उसके बाद आपको कुछ साइटेशन भी डालने हैं, सुप्रीम कोर्ट का कुछ साइटेशन भी आपको डालना है और वह आपके बहस का भी पार्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे साइटेशन को आप अपने थोड़ा दिमाग में भी रखिए, नोट किए रहिए, उसको दिमाग में रखिए, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको साइटेशन अच्छा से अच्छा साइटेशन डालना है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है उसको डालने हैं आपको, उसको साइटेशन कहते हैं, ठीक है। और तब आप अपने सबमिशन पर आइए और तब प्रेयर पर आइए। ये तो हुआ आपका प्रीडिंग्स का पार्ट। अब इसमें बात आती है, अपील जब फाइल किया गया तो अपील फाइल करने के बाद क्या आपको बेल मिल सकता है क्या? जब आप अपील फाइल करते हैं तो सस्पेंशन ऑफ जो सेंटेंस है उसका प्रोविजन भी सीआरपीसी में किया गया है। आप अपील फाइल करें उसके साथ साथ आप एक आईए भी फाइल करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को आईए की चर्चा की थी, आईए भी फाइल करें। बिल्कुल अलग एक पिटीशन होगा लेकिन उसके साथ ही वह अटैच होगा। इन सारे प्लीडिंग्स के लास्ट में वह अटैच होगा, एनेक्सर का पार्ट नहीं होगा, वह अटैच होगा आईए के रूप में, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के रूप में, जिसमें आप सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की बात करेंगे पूरे किस दौरान, जब आपका केस चल रहा हो। तो आपको मान लीजिए 20 साल की सजा हो गई है और तब आप सस्पेंशन की बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सस्पेंशन यदि हो गया, बेल पर आप बाहर आ गए, तो फिर केस चलता रहे। 20 साल के बाद मान लीजिए केस 20 साल तक चल रहा है, उसके बाद ही तो कुछ होना है ना, उसके बाद सजा होनी है, तब तक तो आप बाहर है। तो यहाँ पर इसी ढंग से वकालत आपको करनी है। तो अब जब आप हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं तो सिंगल बेंच में करते हैं या डिविजनल बेंच में करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने की है। अब हाई कोर्ट से भी आप हार गए, तब स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 134 में, ऐसे तो 132 में प्रोविजन किया गया है, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए प्रोविजन किया गया 132 में। 133 में सिविल केस के लिए अपील की बात कही गई आर्टिकल 133 में, और आर्टिकल 134 में स्पेसिफिकली क्रिमिनल केस में यदि आप एग्रीव्ड हैं, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने के पहले इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो किस आधार पर हुआ है, क्या लॉ पॉइंट पर हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं और वहां पर स्पेशल लीव जो अपील है, ठीक है ना, स्पेशल लीव ब्रैकेट में क्रिमिनल अपील आप वहां पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ प्री कंडीशंस है। क्या प्री कंडीशंस है? आपको सेक्शन 134 ए के तहत हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना होगा कि दिस इज ए फिट केस फॉर द अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन दिस केस। ये सर्टिफिकेट जब हाई कोर्ट देगा, हाई कोर्ट ही जजमेंट दे रहा है और हाई कोर्ट ही सर्टिफिकेट भी देगा, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। तो सर्टिफिकेट जब आपको देगा तभी आप एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो वह फैसला अंतिम होता है। इस ढंग से आप अपील की पूरी प्रक्रिया है जो आप लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक को और सुप्रीम कोर्ट तक को फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपील की पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे, प्लीडिंग की समझ गए होंगे, किसमें अपील करना है किसमें नहीं करना है, ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।